बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं और हैं महंगाई से परेशान तो लाखों कमाएं और जाएं जापान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जापान के वर्क वीज़ा के बारे में। जापान का वर्क वीज़ा किस तरह से हासिल करना है, उसकी क्या प्रोसेसिंग है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जापान ने 2025 यानी कि 2025 तक 5 लाख फॉरेनर्स को जॉब्स के लिए वीज़ाज़ वर्क वीज़ाज़ इशू करने हैं। अब बात करते हैं कि जापान में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। उसमें प्रोफेसर्स हैं, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट, मेडिकल सर्विसेज, नर्सेज वगैरह, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, एंटरटेनर्स हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स की भी ज़रूरत है, शेफ्स और बाकी जो लेबर है सारी अनस्किल्ड वर्कर्स के अंडर जो आती है उनके वहाँ पे आप वर्क वीज़ा जापान का ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि जापान में कौन कौन से वीज़े हैं, यानी कि कौन सी टाइप्स हैं उनकी। उसमें बेसिकली 2 टाइप्स हैं जो मेन हैं। उसमें फ़र्स्ट वन आ जाता है जिसे हम कहते हैं SSV1 वीज़ा, यानी कि स्पेसिफाइड स्किल्स वीज़ा। ठीक है, ये लेबर के लिए होता है जिनमें एग्रीकल्चर है, एविएशन है, कंस्ट्रक्शन का आप काम करते हैं तो आप स्पेसिफाइड स्किल्स वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके एडवांटेजेस ये होंगे कि आपको वहाँ पे जाते साथ आपको वहाँ पे आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप हाउस रेंट पे ले सकते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन रजिस्टर करवा सकते हैं। तो जो बेसिक वीज़ा है जिसके लिए कि यहाँ से पाकिस्तानी अप्लाई करेंगे लेबर जो है वहाँ पे शॉर्टेज, उसके लिए वो SSV1 वीज़ा होगा। इस वीज़ा को अप्लाई करने का क्या तरीका है कि उसके लिए आपको एक बेसिक जो है वो सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है जिसको कि हम N4 सर्टिफिकेट कहते हैं। N4 सर्टिफिकेट क्या चीज़ है? N4 सर्टिफिकेट उसी तरह से है जैसे आप किसी भी कंट्री के लिए, कोई स्टूडेंट वीज़ा के लिए UK जाते हैं या किसी कंट्री जाते हैं तो आप वहाँ के लिए IELTS यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक टेस्ट होता है, कोर्स जो है उसकी वो सर्टिफिकेशन लेते हैं जिसमें कि आपके बैंड होता है 6, 6.5, 7, 7.5, 8 इस तरह से। तो जापान के लिए आपने जापानीज़ लैंग्वेज यानी कि जापानी ज़बान का एक सर्टिफिकेशन का कोर्स करना है जिसमें आपका N4 जो है वो उसमें आपका लेवल होना चाहिए। और जो N4 लेवल है, अब आप ये सुन के एकदम से घबरा ना जाइएगा कि शायद ये बहुत मुश्किल है कि हम किस तरह से टोटल एक न्यू लैंग्वेज सीखेंगे। तो ये मुश्किल नहीं है क्योंकि जो N4 होता है वो जस्ट उसका बेसिक टेस्ट होता है जापानीज़ लैंग्वेज का। ये हम पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं। और जस्ट थोड़ी बहुत जब आपको उसकी बेसिक समझ आ जाती है तो आप इजीली N4 ले सकते हैं क्योंकि इसमें जो हायर ग्रेड होता है वो N1 होता है, फिर N2, N3, N4 इस तरह से, यानी कि बहुत लो ये आ जाता है, बेसिक लेवल का आ जाता है। तो आपको जो स्पेसिफाइड स्किल्स वीज़ा के लिए यहाँ से पहले एक सर्टिफिकेशन कोर्स करना है जापानीज़ लैंग्वेज का और जस्ट बेसिक कोर्स करना है, N4 सर्टिफिकेशन करनी है। अब जो सेकंड टाइप का वीज़ा है उसमें आ जाता है SSV2 यानी कि स्पेसिफाइड स्किल्स वीज़ा 2। ठीक है, ये सेकंड किस्म का वीज़ा है। पहला जो था वो अगर आपके पास कोई हाई डिग्री नहीं है, जस्ट स्किल्स हैं, कोई लेबर वर्क आप कर सकते हैं, आप जा सकते हैं उस वीज़ा पे। स्पेसिफाइड स्किल्स के लिए आपको बहुत एक प्रॉपर जो है वो हायर लेवल की स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। आप इसमें अपनी फैमिली को भी वहाँ पे बुला सकते हैं और इंडेफिनिट वहाँ पे रेजिडेंस जो है जापान की वो ले सकते हैं। अब हम जल्दी से रिक्वायरमेंट्स चेक कर लेते हैं। आपको मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इस वजह से जस्ट मैं आज आपको डॉक्यूमेंट बताऊँगी, उनकी फ़र्दर जो डिटेल है उसकी अलग से फिर वीडियो बना दूँगी। जो तो पहला आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो COE है। COE क्या चीज़ है? COE होता है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ये आपको आपका एम्प्लॉयर देता है। इस पे मैं एक डिटेल्ड आपको अलग से वीडियो फिर बना दूंगी कि सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है और कैसे आपने लेना है। सेकंड आ जाता है आपका CV।
थर्ड पे आ जाता है आपका वैलिड पासपोर्ट, ठीक है, ऑब्वियसली जो कि एक्सपायर ना हो और उसमें ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। और इसके अलावा आ जाती हैं आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स। फिफ्थ पे आ जाएगा आपका एम्प्लॉयर से एग्रीमेंट, जो आपको लेटर मिला है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का आपका एम्प्लॉयमेंट्स एग्रीमेंट, जिस पे कि आपकी सैलरी मेंशन होगी कि आप कितनी सैलरी वहाँ पे आपको ऑफ़र हो रही है, आपका क्या वर्क की नेचर है, क्या आपकी पोजीशन वहाँ पे डेजिग्नेशन जिसको कहते हैं वो होगी, आपका क्या वर्क ड्यूरेशन होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी जो आपका एम्प्लॉयर आपसे एग्रीमेंट करेगा, उसमें आपने साथ में ये लगाना है। इसके अलावा आपके सारे जो एकेडमिक और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, वो आपके जाएंगे। एकेडमिक या कोई भी जो प्रोफेशनल आपकी कोई भी सर्टिफिकेशन है, जिसमें कि जैसे मैंने आपका N4 बताया है, वो आपका जाएगा। ये सब सर्टिफिकेट्स आपके होंगे, इसमें साथ में लगेंगे। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ लगेगी जो कि होंगे आपके एम्प्लॉयर्स के डॉक्यूमेंट, जो आपको वहाँ पे जॉब दे रहा है उसकी डिटेल्स, एम्प्लॉयर्स डॉक्यूमेंट, ये एम्प्लॉयर आपको ख़ुद से प्रोवाइड करेगा। उसमें उसके टैक्स के डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी रीसेंट, कोई भी उनकी रजिस्टर्ड कंपनी होती है उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जो भी एम्प्लॉयर होगा आपका, उसके सारे जो बिज़नेस से रिलेटेड, उनके जॉब से, उनकी जो भी उनका काम है वहाँ, उससे रिलेटेड जो भी उनके डॉक्यूमेंट होंगे टैक्स के, सर्टिफिकेशन के, वो सारे साथ में अटैच होंगे। तो जापान वर्क वीज़ा लेने के बेसिकली 2 स्टेप्स हो गए। फर्स्ट में आपने अपना सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी लेना है। इसके आपको मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसके बारे में मैं अलहदा से आपको वीडियो बना के बता दूँगी कि क्या होता है। और सेकंड स्टेप है अप्लाई करना। आपने वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना है। पहले आपने अपना सर्टिफिकेट ये लेना है और उसके बाद ये मेन 2 आपके स्टेप्स होंगे वर्क वीज़ा लेने के। ये दोनों स्टेप्स के बाद आपने अपना इन पर्सन भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आपके बिहाफ पे। आपका कोई अगर एजेंट के थ्रू करते हैं तो वो भी आपका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वर्क वीज़ा की, वो डिपॉजिट करवा देनी है, सबमिट करवानी है एम्बेसी में। तो इसके बाद आपका जब वहाँ पे प्रोसेसिंग के बाद वीज़ा अगर आ जाता है तो आपने विदिन 3 मंथ्स एंटर होना होता है, ठीक है। 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना है और जापान जाना है। अब अगर एम्बेसी की फ़ी की बात की जाए तो विज़िट वीज़ा जापान का फ्री है, उसका एम्बेसी चार्ज नहीं करती। और वर्क वीज़ा की भी बहुत ही नॉर्मल से चार्जेस हैं, जो कि करंटली जो हैं वो 3000 येन हैं सिंगल एंट्री के। ये टाइम टू टाइम क्योंकि चेंज होती रहती है, फ़ीस रेट पे डिपेंड करता है करेंसी के। ये ऑलमोस्ट रुपीज़ में 7000 रुपीज़ बनती है सिंगल एंट्री अगर आप वीज़ा लेते हैं। और मल्टीपल एंट्री अगर लेते हैं तो ये फ़ीस जो है वो डबल हो जाती है। अब अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए कि इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, तो उसमें एम्बेसी जो है वो ऑलमोस्ट जस्ट 10 डेज़ लेती है। ये वैसे वेरी कर सकता है लेकिन करंटली 10 डेज़ लेती है। लेकिन जो आपको वहाँ से सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी आना होता है, COE आना होता है, उसमें आपको ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लग सकते हैं। जापान एंटर होने के बाद आपको एयरपोर्ट से ही वहाँ पे लैंडिंग परमिट जो होता है वो मिल जाएगा। और उसकी बेस पे आप फिर फर्दर अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, सिम ले सकते हैं और घर जो है वो रेंट पे ले सकते हैं। जापान वर्क वीज़ा की जॉब्स आपने किस तरह से सर्च करनी है, उसके लिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे वेबसाइट दिखाती हूँ। ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपने टॉप पे आ रहा है कि आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपने इंग्लिश पे क्लिक कर देना है। आप इस पे पहले साइन अप हो जाएंगे। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना है तो आपने जस्ट यहाँ से लॉगिन हो जाना है। और अगर आप फिर इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको ये साइड पे जॉब्स नजर आती जाएंगी। वेयर हाउस प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, इवनिंग नाइट होटल स्टाफ है, रेस्टोरेंट रिजर्वेशन एजेंट्स हैं। ये साइट पे जो जॉब्स नजर आ रही हैं, सपोज आप इसको चेक करना चाहते हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे
اور یہاں پہ اس کی ساری ڈسکرپشن آ جائے گی کہ کس سٹی میں اس کی لوکیشن کیا ہے، جاب کی ساری ڈیٹیل آ جائے گی یہاں پہ یہ یہاں سے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. پوزیشن سمری ہے، سرو ایز دا پوائنٹ آف کانٹیکٹ فار کلائنٹس کمیونٹی، کہ کیا جاب کی نیچر ہے، کیا آپ نے کام کرنے ہیں. اس طرح سے آپ اس کو اینڈ تک سارا جاب کا پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ اپنے مطلب کی لگتی ہے تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ سپوز یہ فروزن پاستا پیکنگ والی جاب دیکھتے ہیں تو اس کی یہاں پہ ساری ڈیٹیل کھل جائے گی، کس سٹی میں وہ اویلیبل ہے، کیا جاب کی ڈسکرپشن ہے. اس طرح سے آپ نے اس کو کرتے جائیں گے. سیلری انہوں نے دی ہے، ورکنگ آورز اس پہ مینشن کیے ہوئے ہیں، فیکٹری کا ایڈریس بھی دیا ہوا ہے، اور جو ساری ڈسکرپشن ہے کہ پیکنگ کی ہے، ٹرانسپورٹیشن دے رہے ہیں نہیں آپ کو دے رہے، وہ سارا بتایا ہوا ہے. اپلائی کرنے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہوا ہے، اور کانٹیکٹ انفارمیشن بھی دی ہوئی ہیں. تو آپ اس طرح سے کمپنی کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ فردر کوئی اور اگر جاب دیکھنا چاہتے ہیں تو کوکنگ اسسٹنٹ دیکھے ہیں، سائڈ ڈشز، رائس اسسٹنٹ آف کوکنگ، سائڈ ڈشز. اس طرح سے بہت سی جابز جو ہیں نیو ارائیولز میں آ جاتی ہے، جیسے یہ گیسٹ ریلیشن ہے، پرچیزنگ ریسیور ہے، کب اپلوڈ ہوئی ہے وہ اس میں انہوں نے دیا ہوا ہے. اسٹور کیپر ہے، جیسے ہم اسٹور کیپر کی اگر جاب پہ کلک کرتے ہیں تو اس کا سائٹ پہ یہ جو باکس اوپن ہوگا اس میں اس جاب کی ڈسکرپشن دی ہوگی کہ جاب کی ڈیٹیل کیا ہے، جاب نمبر کیا ہے، لوکیشن کیا ہے، پوزیشن ٹائپ کیا ہے، اس کی ساری سمری دی ہوئی ہوگی. اس طرح سے آپ نے جسٹ ویب سائٹ سے پہلے جو ہے وہ سائن اپ اپنا ایک اکاؤنٹ بنا لینا ہے اور اس سے سائن ان ہو جانا ہے. اور یہاں سے جب آپ پروسیڈ ٹو اپلیکیشن کریں گے تو آپ وہاں پہ اسٹور کیپر کی جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ نے بس اس پہ جسٹ پہلے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوگا تو آپ نے اس سے سائن اپ ہو جانا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جاپان کے ورک ویزا کے بارے میں. آئی ہوپ آپ کو ساری پروسیسنگ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو لازماً کائنڈلی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو فیوچر میں بھی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.